नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आज के बुलेटिन में बात होगी उस समस्या की जिसने दिल्ली को गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया है, यानी कि पराली। दिल्ली एनसीआर का हाल बेहाल है, कहीं पर भी हवा सांस लेने लायक बची नहीं है। हालांकि पिछले सालों के मुकाबले दिल्ली की हवा साफ हुई है, लेकिन दिल्ली में ऑक्सीजन का आपातकाल अब भी लगा हुआ है। साफ सांस लेने के लिए यह जंग जारी है। दिल्ली में धुंध इस कदर फैली है कि सब काला काला सा नजर आने लगा है। सांस पर लगने वाले इसी ग्रहण को दूर करने के इंतजाम तेजी के साथ हो रहे हैं, लेकिन वो सब नाकाफी है, क्योंकि लगातार इस खतरनाक काली हवा में सांस लेने से न केवल इंसान के फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, बल्कि इंसानों को तरह तरह की बीमारियां भी हो रही हैं। आज क्योंकि हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, एनसीआर की बात कर रहे हैं, तो हवा की गुणवत्ता यहां बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े आपके सामने, जो कि 347 बनी हुई है, जो कि काफी गंभीर श्रेणी में आती है। यानी कि दिल्ली की हवा में सांस लेना जहर को सूंघने जैसा है। और इसी हवा को ठीक करने के लिए, इसी हवा को साफ करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी कठोर कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। योगी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में किसान खेत में पराली नहीं जला सकते हैं। खेतों में पराली जलाना दंडनीय अपराध है। खेतों में पराली जलाई तो किसानों को इसका जुर्माना देना होगा। किसानों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी जाएगी और पूरे इलाके पर सैटेलाइट के जरिए नजर रखी जा रही है। अगर पराली जलाई तो किसानों को सम्मान निधि भी नहीं दी जाएगी। यह कठोर ऐलान योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। अभी गाजीपुर बनारस के बीच में तो मुझे कहीं दिखी नहीं। यदि आपने कहीं दिखी हो तो उसका एक फोटो मुझे दिखा दीजिए, जो गाजीपुर से लेकर बनारस बलिया के बीच में हो। तो मैं ये समझता हूँ कि पराली की समस्या जितनी नहीं है, उससे ज़्यादा वो मीडिया की समस्या है। और मीडिया कम से कम इसमें समाधान यदि निकाल दे तो हमारे सारे समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसके अलावा भी प्रति एकड़ जुर्माने की राशि तय कर दी है। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में किसी भी किसान के खेत में पराली जलती पाई गई या फिर पराली जलाने के साक्ष्य पाए गए, तो किसान को प्रति एकड़ के हिसाब से देना होगा जुर्माना। 2 एकड़ से कम खेत के लिए 2500 का जुर्माना भरना होगा। 2 से 5 एकड़ के लिए 5000 रुपए का जुर्माना देना होगा और 5 एकड़ से अधिक के खेत के लिए 15000 का जुर्माना घोषित कर दिया गया है। देवरिया में पराली को न जलाए जाने को लेकर के किसानों को जागरूक किया जा रहा था, जिसके क्रम में उनके साथ बैठकें की जा रही थी और उनको इस बात के लिए अवगत कराया जा रहा था कि माननीय एनजीटी के आदेश हैं कि पराली न जलाए जाए। इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, पर्यावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है। उसके संबंध में शासन के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि यदि किसानों के द्वारा पराली जलाया जाता है तो उनके ऊपर जुर्माने लगाए जाए। इसी के क्रम में भाटपार रानी में एक घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें एसडीएम के द्वारा संबंधित किसान के ऊपर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अब तक किसानों पर पराली जलाने की वजह से 6,20,000 तक का जुर्माना लगाया और इनमें से 3,19,000 की वसूली भी सरकार अब तक कर चुकी है। पिछले अगर 7 दिन का जिक्र करें तो केवल रामपुर में अलग अलग किसानों पर 55,000 का जुर्माना लगाया गया था, जिनमें से 32,500 की वसूली की जा चुकी है। यानी कि जुर्म कैसा भी हो, योगी सरकार हर जुर्म से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने में हिचकिचाती नहीं है और शायद इसी से भगवंत मान सरकार को सीखने की जरूरत है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में अपराधियों का इकबाल खत्म करने के लिए योगी सरकार ने बुलडोजर की रफ्तार तेज कर दी है, तो दूसरी तरफ प्रदूषण को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे तमाम किसानों को नोटिस जारी करने की तैयारी है, जो लगातार सरकार के ताकीद करने के बावजूद पराली जलाने से नहीं बाज आ रहे हैं। सरकार उनके खिलाफ दूसरी ठोस कार्रवाई का भी मन बना रही है। यहां तक कि सरकार ने यह भी फैसला किया है कि ऐसे दागी किसानों के खिलाफ उनके किसान निधि भी रोकी जाए। जर्नलिस्ट रोशन साथ अवनीश विद्यार्थी, भारत 24, लखनऊ। तो सरकार के कठोर कदम की वजह से ही उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं में तेजी के साथ कमी दर्ज की गई है। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तीनों ही राज्यों में पराली जलाने के मामले घटे हैं। पंजाब में जहां पर 9% की कमी दर्ज की गई है पराली जलाने के मामलों में, तो हरियाणा में यह कमी 39% की है।
उत्तर प्रदेश में 46% मामले पराली जलाने के घटे हुए हैं। अब इन्हीं आंकड़ों को अगर घटनाओं में तब्दील कर दें तो स्थितियां और ज्यादा साफ हो जाती हैं। जैसे कि 15 सितंबर से 6 नवंबर तक करीब 33,000 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। पंजाब में 30,000 घटनाएं दर्ज की गई, हरियाणा में 2,576 घटनाएं दर्ज की गई। लेकिन उत्तर प्रदेश का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो यहां पर 955 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जबकि केवल 6 नवंबर को ही 24 घंटे में 1100 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई थी। पंजाब सरकार के सीएम भगवंत मान केवल जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं रहे और बता ये रहे हैं कि 40 लाख एकड़ खेतों में पंजाब में पराली जल रही है। पराली नहीं जलाना चाहता किसान, हाँ अगर जल रही है, धुआं उठ रहा है, तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हम कोई जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे, जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, लेकिन इसको मिल बैठ के हल करना पड़ेगा। 35 लाख एकड़ में पराली नहीं जलती, सिर्फ 40 लाख एकड़ में जलती है। 40 लाख एकड़ को भी हम कोशिश करेंगे कि कहीं और किसी और फसल का बदलाव हो जाए, किसान को उतना ही पैसे जितना धान बीज कर 1 एकड़ से उसकी कमाई होती है किसी और फसल से हो जाए, चाहे तो वो सरसों हो, चाहे बाजरा हो, सूरजमुखी हो, पॉपुलर हो, सब्जियां हों, लेकिन मार्केटिंग चाहिए। तो इसके लिए हमने अभी से काम शुरू कर दिया। तो पंजाब में पराली जलती है तो इसके धुएं से दिल्ली एनसीआर में सांस जानलेवा हो जाती है। अकेले पंजाब में पराली जलाने की वजह से किसानों पर 72 लाख का जुर्माना लगाया जा चुका है, लेकिन भगवंत मान सरकार ने ना तो किसानों पर कोई एक्शन लिया, ना ही जुर्माना वसूलने की कोई तैयारी की। इसके अलावा पंजाब में पराली जलाने की सबसे भयावह स्थिति भगवंत मान के गृह जिले संगरूर में नजर आई। यहां तक कि वहां के किसानों ने साफ ये कह दिया कि हमें पराली जलाने में कोई मजा नहीं आता है, लेकिन चाहे कितनी भी एफआईआर कर लो, चाहे कितने भी जुर्माने वसूल लो, हम ये पराली जलाते रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर्दी की लहर शुरू हो चुकी है और ऐसे में पूर्वी जिलों में लगातार खराब होती हवा की गुणवत्ता सरकार के लिए चिंता का विषय थी। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इतने कठोर कदम उठाए गए और इसके बाद से इन जिलों में असर क्या पड़ा है, यह भी आपको जरूर समझना चाहिए। असर किस तरीके से आप मापेंगे? ये कड़े कदम तो उठा लिए गए, लेकिन क्या हवा की गुणवत्ता सुधरी, ये आपको बताएगा AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। उसकी क्या स्थिति है ये आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले आप पूर्वी उत्तर प्रदेश की क्योंकि बात कर रहे हैं, थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आई। वाराणसी में AQI हुआ है 108 पर दर्ज। इसके साथ ही प्रयागराज में ये 126 के नंबर पर बना हुआ है, आंकड़े पर बना हुआ है। अब आप गोरखपुर में देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स 178 का है, 178 गोरखपुर में AQI रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही लखनऊ में ये 120 पर है बना हुआ। और आप कानपुर का हाल देखिए, 170 AQI। अभी तक आप देख रहे थे दिल्ली एनसीआर में जो आंकड़े थे वो 400 के पार जाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन क्योंकि कठोर कदम उठाए गए हैं उसके बाद से हवा की गुणवत्ता में कम से कम इन आंकड़ों के लिहाज से तो सुधार साफ तौर पर देखा जा सकता है। जबकि इन जिलों की तुलना पिछले सालों से अगर आप करेंगे तो आज इन जिलों का एयर क्वालिटी 50% से ज्यादा खराब हो चुका है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों के बाद से अब आपको उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी जिले हैं उनकी तस्वीर भी दिखा देते हैं, जहां पर स्थितियां काफी ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि इसमें जो ज्यादातर जिले हैं वो एनसीआर को टच करते हैं, जहां पर पंजाब की पराली से निकला हुआ धुआं वातावरण को साफ तौर पर काला कर देता है। कौन कौन से वो जिले हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें गाजियाबाद का आप हाल देख लीजिए, क्योंकि अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते तो हवा की गुणवत्ता कितनी खराब है इस AQI से आप देखिए। 328 गाजियाबाद का हाल है। गौतम बुद्ध नगर में 361 का आंकड़ा AQI का रिकॉर्ड किया गया है और ये पूरा असर दिल्ली एनसीआर में लगभग बराबर सा नजर आता है। ग्रेटर नोएडा में 323, हालांकि ये कमी कुछ हद तक दर्ज की गई है क्योंकि बीते एक हफ्ते में 450 के ऊपर यह आंकड़ा बना हुआ था। मेरठ में 271 AQI दर्ज किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको हवा की गुणवत्ता से पता चलेगा कि कितना असर पड़ा है। मुजफ्फरनगर में यह आंकड़ा 278 का है। यह है पश्चिमी यूपी की तस्वीर
वो जिले जो एनसीआर से लगते हुए नजर आते हैं। यानी कि अगर आप पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति का कंपैरिजन करेंगे तो आप ये खुद समझ पाएंगे कि कैसे हालात हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति हर साल ही खतरनाक होती है, लेकिन इस बार पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति भी चिंताजनक है और इसीलिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से कठोर फैसला लिया गया, क्योंकि आज पूरे उत्तर भारत में हेल्थ इमरजेंसी लागू हो चुकी है। और पंजाब की आम आदमी सरकार अभी तक केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को दिल्ली के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार मानती है। इस बार भी पंजाब सरकार ने दिल्ली को जहरीला बनाने का जो ठीकरा है वो हरियाणा सरकार के सिर पर फोड़ दिया, लेकिन हरियाणा सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाकर पंजाब की मान सरकार को करारा जवाब दिया है। 3 नवंबर 2022 तक हरियाणा में 2377 घटनाएं दर्ज हुई। साल 2021 में पिछले साल इसी वक्त में 3438 घटनाएं दर्ज की गई थी और 2021 के मुकाबले 2022 में पराली जलाने की जो घटनाएं हैं 30.6% की कमी इनमें दर्ज की गई है। इस तरीके से हरियाणा के हर जिले में पराली जलाने की घटनाओं में पिछले साल की तुलना में गिरावट बनी हुई है। लेकिन अगर आप पिछले 6 सालों के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो हरियाणा पराली जलाने की घटनाओं में 55% से अधिक की कमी लाने में सफल रहा है। जैसे कि साल 2016 में जहां पर पराली जलाने के 15,686 मामले रिकॉर्ड किए गए थे, 2021 में इसकी संख्या घटकर 6,987 तक जा पहुंची है। और इसी के साथ हरियाणा सरकार ने पराली ना जलाने वाले किसानों को 1,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने का प्रावधान भी किया है। अगर किसान करनाल और पानीपत में इथेनॉल संयंत्रों में पराली की गांठ लेकर जाता है तो उसे 2,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और अगर कोई किसान गौशालाओं में पराली को जला देता है तो 1,500 रुपए का प्रोत्साहन राशि उसे मिलती है। जबकि पंजाब सरकार ने हमेशा से यही कहा कि केंद्र सरकार उनको मदद नहीं करती है और इसीलिए वो किसानों की मदद नहीं कर पाते हैं। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने केंद्र सरकार को मुआवजे का जो प्लान भेजा था, आइए उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। यानी कि पंजाब सरकार ने किसानों के लिए क्या कहा, किस तरीके का जो एक रोड मैप उनकी तरफ से तैयार किया गया, ये सोचते हुए कि केंद्र सरकार से मदद मिले तो इस तरीके की घटनाओं में कुछ कमी दर्ज की जाए। देखिए 2,500 रुपए मुआवजे का फॉर्मूला ये है मान सरकार का, केंद्र सरकार देगी 1,500 रुपए, पंजाब सरकार का आंकड़ा जो है वो है 500 रुपए का और दिल्ली सरकार की तरफ से 500, यानी कि यहां तो 1,000 हो गया। केंद्र सरकार पर ज्यादा मदद की दरकार है जो होता है 1,500 रुपए। यह है भगवंत मान सरकार का एक फॉर्मूला जिसको सजेस्ट किया गया केंद्र सरकार को कि इस तरीके की प्रोत्साहन राशि देते हुए पराली जलाने की जो घटनाएं हैं उनको हम कम कर सकते हैं। लेकिन भगवंत मान सरकार के इस कदम को केंद्र सरकार केवल ढोंग मानती है, क्योंकि इसका प्रमाण भी सामने आया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नवंबर के पहले सप्ताह में ही बताया था कि केंद्र सरकार ने 4 राज्यों यानी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को 3,000 करोड़ से ज्यादा का फंड 2018 में अभी तक आवंटित किया है। और फिर भी पंजाब सरकार ये आरोप लगाती है 2018-19 से केंद्र सरकार ने पराली जलाने के प्रबंधन के लिए पंजाब सरकार को 1,400 करोड़ रुपए अनुदान दिया है। इसके साथ ही हरियाणा को 900 करोड़ का अनुदान दिया गया है। उत्तर प्रदेश को यह अनुदान राशि 713 करोड़ रुपए की है और दिल्ली को 6 करोड़ का अनुदान दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने दावा किया कि कुछ राज्य खासकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने इसे लेकर, इसके मैनेजमेंट को लेकर अच्छा काम किया है, जबकि अभी भी इस मद में दिया गया ऐसा बहुत सा फंड है, पैसा है जो कि खर्च नहीं किया गया है, रिजर्व में अभी वो मौजूद है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि राजस्थान और पंजाब की सरकारें पराली जलाने पर रोक लगाने की दिशा में पर्याप्त कोशिशें नहीं कर रही। एक बयान में उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2021 की तुलना में इस साल अक्टूबर में राजस्थान में पराली जलाने की घटनाओं में 160 और पंजाब में 20% की वृद्धि हुई है। उनके मुताबिक पंजाब में अक्टूबर 2021 में पराली जलाने की 13,269 घटनाएं सामने आई हैं और अक्टूबर 2022 में ये 16,004 रही। वहीं राजस्थान में यह संख्या 124 से बढ़कर 318 हुई है। और आइए अब बात करते हैं इंडिया के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम की।
मुंबई बम धमाके का मोस्ट वांटेड दाऊद, जिसे लेकर देश की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ा खुलासा किया है। टेरर फंडिंग के एक मामले में जांच के दौरान एनआईए के सामने चौंकाने वाला सच सामने आया। एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ पर दाऊद के खूंखार कोड को डी कोड किया गया, जो ये बताते हैं कि दाऊद देश में फिर कोई बड़ा हमला कराने की फिराक में है। फिर एक्टिव हुई डी कंपनी। एनआईए का खुलासा, डी प्लान डी कोड। दाऊद का खूंखार कोड एनआईए ने किया क्रैक। दाऊद के गंदे मैसेज का मतलब क्या था? हिंदुस्तान में क्यों भेजे 13 करोड़ रुपए? हवाला का रास्ता, दहशत से वास्ता। डी कंपनी के हवाला रास्ते पर एनआईए ने कर लिया कब्जा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम खासकर पाकिस्तान में बैठा है। कराची में रहकर दाऊद फिर डी कंपनी को एक्टिवेट कर रहा है। दाऊद के दिमाग में आतंक का गंदा प्लान चल रहा है। दाऊद हिंदुस्तान को फिर दहलाना चाहता है। दाऊद की साजिश हवाले के पैसे से अंजाम दी जाती अगर एनआईए ने 3 गिरफ्तारियां न की होती। एनआईए ने खुलासा किया कि डी कंपनी देश में फिर एक्टिव हो गई है। टेरर फंडिंग के मामले में जांच करते हुए यह खुलासा एनआईए ने किया। एनआईए ने टेरर फंडिंग के मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में छोटा शकील का साला सलीम फ्रूट, आरिफ शेख और शब्बीर शेख शामिल हैं। इस मामले में दाऊद और छोटा शकील वांटेड हैं। एनआईए चार्जशीट के मुताबिक दाऊद, छोटा शकील और उसकी डी कंपनी भारत में अपने गुर्गों तक हवाला के जरिए पैसा पहुंचाने के लिए एक खास कोड वर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। यह कोड वर्ड था गंदे मैसेज। दाऊद और शकील हवाला की रकम, जिसे वो गंदे मैसेज कहते थे, दुबई में बैठकर अपने साथी राशिद मरफानी और राशिद भाई को भेजते थे। फिर राशिद इस गंदे मैसेज को सूरत समेत देश के अलग अलग हवाला कारोबारियों को भेजता और ये हवाला कारोबारी मुंबई जैसे दूसरे शहरों तक हवाला की रकम को पहुंचाते। डी कंपनी, हवाला कारोबारी और ये गुर्गे आपसी बातचीत या चैट में भी हवाला शब्द से खुद को बचाने के लिए और जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए भी इसी कोड वर्ड का इस्तेमाल करते। जैसे कि ये मैसेज में भी लिखते थे कि भाई ने 25 गंदे मैसेज भेजे हैं, जिसका मतलब होगा दाऊद या शकील ने 25 लाख रुपए हवाला से भेजे हैं। इस तरह एनआईए ने दाऊद के पूरे हवाला रैकेट को ट्रैक कर लिया।
दाऊद पाकिस्तान में कराची से पैसे पहले दुबई भेजता था। दुबई से पैसे हवाला के जरिए सूरत पहुंचते थे। सूरत से हवाला का पैसा मुंबई पहुंचाया जाता। मुंबई से पूरे देश में यह पैसा बांटा जाता था। तो दूसरी तरफ दाऊद के गुर्गे भी मुंबई जैसे बड़े शहरों से एक्सटॉर्शन की रकम इसी रास्ते दुबई तक पहुंचाते थे। एनआईए को अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पिछले केवल 4 साल में यानी 2018 से 2022 तक दाऊद इब्राहिम कासकर ने हवाला के 13 करोड़ रुपए हिंदुस्तान पहुंचाए हैं। 2022 में छोटा शकील ने करीब 25 लाख रुपए हवाला के जरिए हिंदुस्तान भेजे। ये आंकड़े तो सिर्फ सूरत के एक हवाला कारोबारी और गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों से संबंधित माने जा रहे हैं। एनआईए को शक है कि डी कंपनी ऐसे कई और हवाला कारोबारियों और देश भर में फैले अपने कई गुर्गों को भेजे जाने वाली रकम इससे कई गुना और ज्यादा हो सकती है, जो आतंक की किसी दहशत भरी साजिश को अंजाम दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।